चलो आ जाओ फटाफट एक बार AS9 रिवाइज कर दे, पूरा कंप्लीट AS9 रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो AS9 सबसे पहले क्या था बोलो, AS9 का नाम बोलो क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले देखे थे अपन ने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जिसमें 5 चीजें थी, क्या था, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और लास्ट में इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। बरोबर याद आ रहा क्या बोलो रे। यस अच्छा, मैंने तुमको हमेशा बताया हुआ है अगर कोई और एएस में वो स्पेसिफिक चीज आती तो वो जनरल एएस में कवर करेंगे क्या, नहीं। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन से एएस में कवर्ड है, AS7, तो वो ये एएस में आएगा क्या, नहीं। उसके बाद लीजेस के बारे में कौन से एएस में बताया, AS19 में, वो तो ये एएस में आएगा क्या, नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में कौन बताता है, AS12, तो गवर्नमेंट ग्रांट से आया हुआ रेवेन्यू में ये एएस में कवर करूंगा क्या, नहीं। और लास्ट क्या था, रेवेन्यू फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो भी रेवेन्यू होगा मैं AS9 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करूंगा क्या, नहीं। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट के लिए क्या AS9 के हिसाब से हो सकता है क्या, यस यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी बोला हुआ है, डू नॉट कंफ्यूज विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस एजेंट। बोलो जम रहा क्या पक्का। उसके बाद रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़े थे, रेवेन्यू की डेफिनेशन में क्या पढ़े, रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। बरोबर है क्या, अराइजिंग फ्रॉम कहां से हो सकता, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। बरोबर है क्या। अच्छा रेवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो है क्या, इसका एक एक्सेप्शन भी था क्या, बोलो रे। यस इसका एक्सेप्शन था, एक क्या था, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में ग्रॉस इनफ्लो होगा क्या, नहीं। प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप में नेट इनफ्लो होगा, यानी अमाउंट ऑफ कमीशन। बरोबर याद आ रहा क्या बोलो रे। यस अच्छा, प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप का क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहले चीज तुमको देखना है जो भी मैं गुड सेल कर रहा हूं वो मेरे लिए सेल कर रहा है ऑन इट्स ओन या ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। अगर मैं समवन के किसी के बिहाफ पे गुड सेल कर रहा तो मैं कौन हूं, एजेंट। अच्छा फिर सेकंड चीज मेरे को क्या देखनी है, रिस्क एंड रिवार्ड पर्टेनिंग तो गुड्स और सर्विस मेरे है या नहीं, विद एंटिटी और विद समवन एल्स। अगर समवन एल्स के रिस्क एंड रिवार्ड है तो वो मैं एजेंट हूं और मैं मेरे बिहाफ पे गुड सेल कर रहा क्या, नहीं, किसी और के बिहाफ पे। और अगर मैं एजेंट हूं तो मेरे लिए ग्रॉस इनफ्लो होगा या सिर्फ अमाउंट ऑफ कमीशन, सिर्फ अमाउंट ऑफ कमीशन। याद आ रहा क्या बोलो रे। यस उसके बाद दो चीजें, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। रियलाइज मतलब क्या, जो भी गेन मैंने बुक कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रियलाइज। जो मेरे को आ गए, जो मेरे को मिल गया, जो कंफर्म हो गया वो मेरे लिए रियलाइज। जब तक कंफर्म नहीं हुआ, जब तक कंफर्म श्योरिटी नहीं है या मैंने बुक नहीं किया, वो कौन सा हो गया, अनरियलाइज्ड। अब देखो पहले केस में 3 सिनेरियो है, ये तीनों भी सिनेरियो में चाहे रियलाइज हो या अनरियलाइज, दोनों भी केस में मैं कभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा क्या, नहीं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के ऊपर कभी भी गेन हुआ, सेल ऑफ फिक्स एसेट के ऊपर कभी भी गेन हुआ, मेरे लिए रेवेन्यू होगा क्या AS9 के हिसाब से, नहीं। अच्छा दूसरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैंने तुमको बताया इसके ऊपर और कौन सा एएस है, AS11 भी बात करेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर मेरा कुछ भी गेन हुआ तो वो गेन मेरे लिए रेवेन्यू है क्या, नहीं। और थर्ड क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन, मैंने मेरी कोई लायबिलिटी थी उसको डिस्चार्ज कर दिया लेस देन इज कैरिंग अमाउंट, 1 लाख की लायबिलिटी 90,000 पे रीपे कर दिया, तो क्या 10,000 का मेरे को प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ क्या, यस वो इनकम को मैं रेवेन्यू बोलूंगा क्या, नहीं। वेदर और नॉट रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड दोनों भी केस में, तीनों भी इससे मैं रेवेन्यू कभी बोलूंगा क्या, नहीं। लेकिन फोर्थ केस ऐसा है करंट एसेट का जहां पे सिर्फ अनरियलाइज्ड हो तो मैं उसको रेवेन्यू नहीं बोलूंगा, रियलाइज हो गए तो रेवेन्यू बोल दूंगा क्या, यस। करंट एसेट मतलब क्या, इन्वेंट्री के ऊपर वैल्यू बढ़ गई, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई, मैंने तुमको बताया एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में अपन किस पे वैल्यू करते, एनआरवी पे करते हैं या कॉस्ट और एनआरवी, सिर्फ वहां पे एनआरवी यूज करते हैं, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि कुछ भी अनरियलाइज्ड गेन हो, पॉसिबिलिटी है क्या, यस। वो अनरियलाइज्ड गेन, वो अनरियलाइज्ड गेन मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या, रेवेन्यू कंसीडर करूंगा क्या, नहीं। लेकिन अगर वही रियलाइज हो गया तो, रियलाइज हो गया तो रेवेन्यू कंसीडर कर लूं। बोलो जम रहा क्या पक्का, यस। उसके बाद क्या आ गए, सेल ऑफ गुड्स। सबसे पहले देखें सेल ऑफ गुड्स में मैंने हमेशा बोला सेल ऑफ गुड्स में अपन रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसमें एक कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट भी और अन भी है, मतलब दो नेगेटिव चीजें, दो नेगेटिव चीजें एक दूसरे को कट कर रही है। देखो कैसी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इट इज नॉट अनरीजनेबल, मेरे साथ बोलो, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। बरोबर है क्या, आईसीआई सिंपल लाइन ये भी लिख सकता था, इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, लेकिन उन्होंने घुमा के लिखा, कैसे लिखा है, अपने को भी ऐसे लिख के आना है क्या, मेरे साथ एक और बार बोलो, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। बरोबर है क्या। अच्छा इफ इट इज अनरीजनेबल
टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन्ड। बरोबर है क्या? अगर अनरीजनेबल है अल्टीमेट कलेक्शन का तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कर दूंगा? पोस्टपोन कर दूंगा। जम रहा क्या? अच्छा, उसके बाद टाइम, कौन से टाइम पे रिकॉग्नाइज करूं? तो इसके तीन कंडीशन। सबसे पहले क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, और क्या है? नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंडीशन। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो टाइम पे मैं क्या कर दूंगा? सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू बुक कर दूंगा। इसके कुछ स्पेशल केसेस थे वो अपन आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। सबसे पहले क्या है? प्रॉपर्टी, रिस्क एंड रिवार्ड, सिग्निफिकेंट टू द ओनरशिप, ट्रांसफर, और थर्ड क्या था? नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन। बोलो याद आ रहा क्या? यस। उसके बाद है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विस मतलब मैं कोई भी तरह की सर्विस दे रहा किसी को भी, तो वो कहाँ पे कवर होगा? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में। इसमें मैंने तुमको बताया दो मेथड है, एक तो प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड मतलब क्या? जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन काम हुआ मेरा, जितनी मैंने सर्विस दे दी, उतनों का रेवेन्यू बुक कर दूंगा क्या? यस। अच्छा, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड कहाँ पे यूज करूंगा? जहां पे मोर देन वन एक्ट है या जहां पे सिंगल एक्ट है? जहां पे मोर देन वन एक्ट है। जहां पे मोर देन वन एक्ट है मैं वहां पे कौन सी मेथड यूज करूंगा? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। ठीक है। अच्छा, कैसे रिकॉग्नाइज करते? प्रोपोर्शनेटली डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जितना काम हो गया उतना हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। जमरा क्या? पक्का बोलो रे। यस। दूसरा क्या है? कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में मैं कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? जब रेंडरिंग ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गई या फिर सब्सटैंशियली कंप्लीट हो गया। सब्सटैंशियली कंप्लीट होना मतलब क्या? मेजॉरिटी काम हो गया, कोई छोटा मोटा काम बाकी है, पूरी बिल्डिंग बना रहे थे, एक छोटा मोटा कलरिंग का हिस्सा बाकी है, कोई छोटा सा काम बाकी है, तो मैं उसको सब्सटैंशियली कंप्लीट बोल दूंगा क्या? यस। यानी कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? जब कंप्लीट हो गया या फिर सब्सटैंशियली कंप्लीट हो गया। अच्छा, कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड कहां पे यूज करूं? सिंगल एक्ट और मोर देन वन एक्ट। सिंगल एक्ट यहाँ पे कब बुक करूंगा? सिंगल एक्ट में। अच्छा, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है? व्हेन सर्विस बिकम चार्जेबल और एक्ट टेक्स प्लेस। एक तो जो भी एक्ट था वो कर दिया और सर्विस बिकम चार्जेबल, सर्विस के पैसे आने वाले हैं। अच्छा, कॉमन नोट, ये नोट तो मैं बोलता हूँ ना पूरे एएस में ही अप्लाई करना, पूरे एएस में कहीं पे भी कंसिडरेशन के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी है। वापिस से किसके रिगार्डिंग? कंसिडरेशन के रिगार्डिंग। तो पूरे AS9 में कहीं पे भी अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक कंसिडरेशन सर्टेन नहीं है, तब तक मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं। वही लाइन यहाँ पे वापस से रिपीट हुई है, देखो क्या है? रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज इफ इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन। इफ इट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन्ड। वही लाइन रिपीट हुई है क्या? बोलो रे मेरे साथ। यस, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। इंटरेस्ट क्यों मिलता मेरे को? फॉर यूज ऑफ कैश रिसोर्सेस। ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी क्यों मिलती? फॉर यूज ऑफ एसेट। डिविडेंड क्यों मिलता? फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अच्छा, इंटरेस्ट को कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करूंगा? टाइम प्रपोर्शन बेसिस। टाइम प्रपोर्शन बेसिस मतलब क्या? जितना काम हो गया उतना रेवेन्यू, जितना टाइम हो गया लोन लेके उतने टाइम का रेवेन्यू बुक कर दूंगा। अगर 6 महीने हो गए तो 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करूंगा क्या? यस। यानी कौन से बेसिस? टाइम प्रपोर्शन। रॉयल्टी मतलब क्या? एक्रूअल बेसिस। मेरे करंट ईयर में कितनी रॉयल्टी एक्रू हुई? सपोज मैं पर यूनिट बोल रहा था 1000 रुपए रॉयल्टी है और मैंने 100 यूनिट बना दी, यानी मेरी कितने 10 लाख रुपए की रॉयल्टी एक्रू हो गई क्या? यस। वेदर और नॉट रिसीव्ड एक्रू हो गई तो क्या मेरे को रॉयल्टी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या? यस, 100% यस। और डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज करूंगा? व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, मेरे को बोलो डिविडेंड में राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश कब होगी? देखो तीन केसेस थे, एक तो डिविडेंड प्रपोज, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, और लास्ट क्या था? डिविडेंड रिसीव्ड। कब राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हुआ? डिविडेंड जब डिक्लेयर हुआ। जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया क्या मेरा राइट टू रिसीव पेमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा क्या? यस, क्योंकि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी को देना ही पड़ेगा क्या? यस। इसलिए डिविडेंड के केस में कब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? व्हेन राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश मतलब क्या? जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। जमरा क्या? पक्का बोलो रे। यस, 100% क्लियर। गड़बड़ तो नहीं करके आएंगे। कॉमन नोट क्या रहेगी? मेरे को कॉमन नोट बोलो। लॉजिकली कंसिडरेशन के ऊपर ही कॉमन नोट रहने वाली है क्या? यस, वही है। क्या है? कभी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा तीनों से व्हेन देयर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। यहाँ पे इन्होंने खाली वर्ड्स दूसरे यूज किए। क्या वर्ड यूज किए? मेजरेबिलिटी एंड कलेक्टेबिलिटी एग्जिस्ट। मेजरेबिलिटी मतलब अमाउंट में मेजर कर सकना, और कलेक्टेबिलिटी मतलब क्या? पैसे आएंगे या नहीं। ये दोनों के रिगार्डिंग अगर कोई भी नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। अगर अनसर्टेन है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं क्या? नहीं। अगर अनसर्टेन है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। बोलो जमरा क्या? पक्का यस। अब इसके आगे कुछ स्पेशल केसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, इसके ऊपर अगेन रिपीट रिपीट क्वेश्चन पूछे हुए। सबसे पहले क्या है? मेरे गुड्स रेडी थे,
लेकिन बायर ने मेरे को आके क्या किया, रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा डिले कर दो डिलीवरी को, मैं 2-3 दिन बाद आके लेके जाऊंगा। किसने आके रिक्वेस्ट किया, बायर। तो क्या मैं रेवेन्यू 2 दिन बाद रिकॉग्नाइज करूं जब टाइटल ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, या अभी ही कर लूं? तो ये एक्सेप्शन है, अभी ही करना चाहिए, इवन इफ प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन, कितनी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना। कितनी कंडीशन, 3। सबसे पहले क्या है, जो भी मैं गुड सेल आउट कर रहा हूं वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई होना। मैंने तुमको हर बार ऑयल वाला एग्जांपल देता, ऑयल वाला। अगर मैंने ऑयल निकाल के रखा सेपरेटली, लेकिन जैसे ही उसने बोला मैंने वापस से मेरे कॉमन टैंक में भर दिया, तो क्या गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हुए, क्या नहीं? जब भी ये वाले केस में गुड्स कंपलसरी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो सकना। दूसरा पॉइंट क्या था, डिलीवरी किसके बोलने पे डिले करना चाहिए अपन ने, बायर के या खुद की मर्जी से? बायर के। डिलीवरी किसके मर्जी से, किसके बोलने पे करना चाहिए अपन ने डिले, बायर पे। और थर्ड चीज क्या है, गुड्स रेडी होनी चाहिए क्या, यस गुड्स आर रेडी टू बी डिलीवर्ड। अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो इवन इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई या नहीं, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा क्या, यस मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का? उसके बाद क्या है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब क्या, मैं सामने वाले से ऑप्शन दे रहा कि 15 दिन का तेरे पास टाइम है, ये गुड्स तू रख के देख, अगर तेरे को पसंद आए तो मेरे को अप्रूवल दे देना, यानी तो गुड्स रिटर्न कर देना। अब ये केस में मैं कब कब रेवेन्यू बुक करूंगा, एक तो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को फोन लगा बोल दिया कि भाई मेरे को गुड्स चाहिए, मैं रख ले रहा, तो रेवेन्यू बुक कर लो। या फिर सामने वाले ने कुछ एक्ट किया जिससे ट्रांजैक्शन अडॉप्ट हो रहा, सपोज सामने वाले ने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए। अब सामने वाले ने किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए, तो क्या मेरे को बताओ रेवेन्यू मैंने बुक करना चाहिए क्या, बोलो रे? यस, सामने वाले ने किसी थर्ड पर्सन को ही बेच दिए तो मेरे को डेफिनेटली रेवेन्यू बुक करना ही चाहिए। थर्ड क्या है, टाइम पीरियड खत्म हो गया, मैंने उसको कितने दिन का टाइम दिया था, बोलो बोलो कितने दिन का टाइम दिया था, 15 दिन। मैंने 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम खत्म हो गया, क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो क्या, यस। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, मैंने उसको टाइम बोला नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम होता है, सपोज 20 दिन, और 20 दिन तक मैंने वेट किया, वो अब तक जवाब नहीं दे रहा, तो क्या मैं रेवेन्यू बुक कर लूं क्या, यस। एक रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद, रीजनेबल टाइम elapse हो गया, तो क्या मैं उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा क्या, बोलो रे? यस। इसको आईसीआई मॉड्यूल में किस तरीके से प्रेजेंट किया, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। दो चीज का अर्लियर लिया था आईसीआई मॉड्यूल में, क्या, एक तो गुड्स हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द बायर और टाइम पीरियड हैज एक्सपायर्ड। क्या है, गुड्स एक्सेप्टेड बाय द बायर और टाइम पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर में मैं क्या बुक करूंगा, रेवेन्यू बुक कर लूंगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था जहां पे 100% में से 75% उसने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया और 25% कब कर रहा था, बाद में। तो 75% में कब बुक कर रहा था, जब उसने एक्सेप्ट किया, और बचे हुए 25% कब बुक कर रहा था, जब टाइम पीरियड खत्म हो गया। जमरा क्या पक्का, यस। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आरटीपी में पूछा गया है, किस तरीके से पूछा तो देखना। क्या है, गुड्स आर सब्जेक्ट टू सोल्ड टू द इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन। सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन की बात बता देता। अगर मेरा इंस्टॉलेशन सिंपल है, दिमाग मत लगाओ, रेवेन्यू नॉर्मली बुक करो जैसे अब तक कर रहे थे। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स है तो मैं रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए, इंस्टॉलेशन होने के बाद। जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता तब तक मैं रेवेन्यू बुक करूं क्या, नहीं। समझा यहाँ तक, यस। दूसरा पॉइंट क्या है, गुड्स आर सब्जेक्ट टू द इंस्पेक्शन। अगर सामने वाला बोल रहा बायर मैं इंस्पेक्ट करने के बाद ही गुड्स का कंफर्मेशन दूंगा। अब मेरे को बोलो जब तक इंस्पेक्शन नहीं होता क्या मैं रेवेन्यू बुक करूं क्या, नहीं। ये वाले केस में अगर इंस्पेक्शन इज कंपलसरी, इंस्पेक्शन इज कंपलसरी, तो इंस्पेक्शन होने के बाद ही मैं क्या बुक करूंगा, रेवेन्यू। यानी ये वापस से एक्सेप्शन हो गया कि अपनी सेल ऑफ गुड्स की कंडीशन क्या थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। बरोबर है क्या, बोलो? अगर ये तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई लेकिन इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी मैं रेवेन्यू बुक करूंगा क्या, नहीं। कब बुक करूंगा, इंस्पेक्शन हो जाने के बाद में। आरटीपी में भी सेम क्वेश्चन था, उसमें भी यही था, उसमें एक आंसर था क्या, इंस्टॉलेशन सॉरी इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद में मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू बुक करूंगा। बोलो जमरा क्या पक्का, यस। ठीक है। उसके बाद क्या है, सेल एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। सेल एंड रीपर्चेज मतलब क्या, मैं आज बेच दे रहा लेकिन तुमको बोल रहा हूं मैं फ्यूचर में तेरे से ही गुड्स खरीदूंगा। बोलो ये सेल का एग्रीमेंट है या फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, इसको मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। इसमें कभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा क्या, नहीं। लेकिन इंटरेस्ट रेवेन्यू रह सकता है क्या इसमें, यस। फाइनेंसिंग एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेवेन्यू रह सकता है, उसको ध्यान देना, बाकी सब ध्यान देने की जरूरत है क्या, बोलो रे, नहीं। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा अपन क्या करते हैं, लेस। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा अपन डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट कभी भी लेस करूंगा क्या, नहीं। कंपलसरी क्वेश्चन में ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट आया तो लेस कर दो, कैश डिस्काउंट आया तो दिमाग लगाने का है क्या, नहीं। कंसाइनमेंट सेल मतलब क्या, मैं एजेंट अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया, मैं एजेंट। एजेंट मेरे बिहाफ पे गुड्स सेल कर रहा क्या, यस। वो केस में मैं कब मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूं, जब मैं गुड्स एजेंट को भेज दिया या एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी को भेज दिया।
एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। क्या बोला हुआ है देखो, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू द थर्ड पार्टी। मतलब एजेंट जब तक कस्टमर को नहीं बेचता तब तक मैं कंसाइनमेंट सेल का रेवेन्यू बुक करूंगा क्या? नहीं। एक बार एजेंट ने किसी और को बेच दिया फिर रेवेन्यू बुक करूं क्या ये वाला? यस। बोलो जम रहा क्या पक्का? यस ठीक है। उसके बाद दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री ऑन बोर्ड और कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। फ्री ऑन बोर्ड कब है? जहां पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सामने वाले की कंट्री तक गुड्स पहुंचाना। सबसे पहले ये दोनों भी केस एक्सपोर्ट के केस में या इंपोर्ट के केस में आएंगे, ठीक है। अब एक्सपोर्ट के केस में एक तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ जहां पे इंडिया में जहां तक शिप इंपोर्ट है वहां तक गुड्स शिप कराने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो केस में मैं कहां पे बुक कर लूंगा? रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर शिप। एक बार शिप्ड हो गए, शिप में चढ़ गए, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। लेकिन कॉस्ट इंश्योरेंस रेट सीआईएफ बेसिस मतलब क्या? सामने वाले की कंट्री तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कहां तक? सामने वाले की कंट्री तक। तो मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? जब गुड्स सामने वाले की कंट्री में पहुंच जाएंगे, व्हेन गुड्स रीच पोर्ट ऑफ एंट्री। जमरा क्या पक्का बोलो रे? यस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल में कौन से बेसिस पे? टाइम प्रपोर्शन के बेसिस पे सब्सक्रिप्शन मॉडल रिकॉग्नाइज करो। अगर एक साल का सब्सक्रिप्शन था और करंट ईयर में 6 महीने हुए तो मैं करंट ईयर में कितने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? 6 महीने का। मतलब कौन से बेसिस पे? अगेन टाइम प्रपोर्शन के। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन कब से? इंश्योरेंस एजेंसी की कमीशन सबसे पहले ये इसके हिसाब से आएंगी क्या? यस। अच्छा कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? जैसे ही पॉलिसी स्टार्ट हो गई इंश्योरेंस पॉलिसी वहां से मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा क्या? यस। एडवर्टाइजमेंट कमीशन सर्विस कंप्लीट होने के बाद रिकॉग्नाइज कर दो। हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट में अब देखो दो चीजें, हायर परचेज में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता। हायर परचेज में मैं गुड्स इनिशियली दे देता लेकिन ओनरशिप इनिशियली ट्रांसफर करता क्या? नहीं। ओनरशिप कब करता ट्रांसफर? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। ओनरशिप कब ट्रांसफर करता? लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो मैं हर बार सीरीज ऑफ पेमेंट कर रहा। अब मेरे को बोलो गुड्स पहले इसमें डिलीवर हो गए लेकिन ओनरशिप तो गई नहीं, क्या स्टिल मैं उसको रेवेन्यू बोलूंगा क्या? यस, द आंसर इज यस। जैसे ही गुड्स डिलीवर हो गए मेरे को पूरा का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। जमरा क्या पक्का? इवन इफ पेमेंट सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट में जा रही है, ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में जा रही है, फिर भी मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूंगा? जब गुड्स डिलीवर हो गए। बरोबर है क्या? बोलो यस। अच्छा ये मैंने तुमको बोला हर बार पूरे एएस के लिए कॉमन पॉइंट है। क्या कॉमन पॉइंट है? अगर कहीं पे भी कंसिडरेशन में अनसर्टेनिटी है, कहीं पे भी कंसिडरेशन में अनसर्टेनिटी है, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं। हर बार रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कर दूंगा? पोस्टपोन। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेस टू द अल्टीमेट कलेक्शन इज लैकिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी पोस्टपोन। अनसर्टेनिटी अराइजेस सब्सिक्वेंट डेट। अगर फ्यूचर डेट पे, अब देखो मैंने इनिशियल डेट पे मेरे को लगा वो सामने वाला पेमेंट देगा और मैंने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। अब फ्यूचर डेट पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी कब आई? फ्यूचर डेट। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि इनिशियल डेट पे तो कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं थी लेकिन फ्यूचर डेट पे अनसर्टेनिटी आई, तो क्या मैंने इनिशियल डेट पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या? यस। क्योंकि जब रेवेन्यू हुआ तब तो मेरे को पता ही नहीं था फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आएगी, इसलिए इनिशियल डेट पे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। क्या फ्यूचर डेट पे फिर क्या करूं? रेवेन्यू रिवर्स करूंगा क्या? नहीं। फ्यूचर में क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या फिर बैड डेब्ट रिकॉर्ड करूंगा अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आती है तो। फ्यूचर में अगर कुछ हुआ तो मेक अ सेपरेट प्रोविजन। वो केस में रेवेन्यू रिवर्स करेंगे क्या? नहीं। जमरा क्या? अच्छा रेवेन्यू के लिए वही अगेन कंडीशन, कंसिडरेशन डिटरमाइनेबल नहीं है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कर दो? पोस्टपोन। अगर कंसिडरेशन डिटरमाइन है तो डिटरमाइनेबल है तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। अच्छा डिस्क्लोजर अपन कहा देते हैं हर बार? जहां पे भी गड़बड़ है पूरे एएस में, कहां पे गड़बड़ थी? यहाँ पे जब जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन हो रहा क्या दो? डिस्क्लोजर। जब जब रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन हो रहा क्या देंगे? डिस्क्लोजर। अच्छा डिस्क्लोजर कौन से एएस के हिसाब से देते? एएस 1। गड़बड़ नहीं करना, जब भी डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आएगा वो एएस 1 का क्वेश्चन रहेगा। ये डिस्क्लोजर कौन से एएस का है? एएस 1 का। जमरा क्या? फटाफट आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते। ठीक है। जिगाटो वाला क्वेश्चन। अब देखो जिगाटो के लिए 200 लाख फूड प्राइस था। जिगाटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है जोमेटो की तरह, ठीक है। इसका टोटल प्राइस था 200 लाख, डिलीवरी चार्जेस 60, जीएसटी है 40 और टोटल है 300। मेरे लिए कितना रेवेन्यू होगा जिगाटो के लिए? बोलो। जिगाटो के लिए 200 रेवेन्यू है क्या? नहीं, क्योंकि फूड जिगाटो इज एजेंट, फूड आइटम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टोरेंट की है, वो नहीं है। जीएसटी है क्या? नहीं। जीएसटी ने कभी भी तुमको रेवेन्यू का पार्ट कंसीडर ही नहीं करना है, सिर्फ जीएसटी के लिए क्वेश्चन ले रहा, ठीक है। जीएसटी कभी भी तुमको रेवेन्यू का पार्ट कंसीडर करना है क्या? नहीं। जीएसटी रेवेन्यू किसके लिए होगा? गवर्नमेंट के लिए। अपन किसके बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं जीएसटी? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अपने को जीएसटी किसको पे करना है? गवर्नमेंट को। तो जीएसटी मेरे लिए कभी भी रेवेन्यू रहेगा क्या? नहीं। यानी जिगाटो के लिए सिर्फ रेवेन्यू कितना रहेगा? बोलो रे, 60 लाख। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा आ जाओ ये वाले पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया सेल प्राइस रिवाइज करेंगे लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे की डेट से,
ठीक है। सपोज आज चल रहा 31 मार्च और मैं बोल रहा पहले 3 महीने में जितनी भी सेल की अब से सब प्राइस रिवाइज हो जाएंगे, बोलो कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे क्या ये? नहीं। अब सेल ऑफ गुड्स में क्या 3 कंडीशन दी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो गई, रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर हो गए, लेकिन एक बात बताओ कस्टमर पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे। तो इसका अपने को वैसे ही डिप्लोमेटिक आंसर लिखना था कि जो 15 लाख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे कस्टमर ने देने चाहिए, वो अगर कस्टमर देने रेडी है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? यस। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ कंपनी इज एबल टू एक्सेस द अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी देन ओनली एडिशनल रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज। लेकिन अगर बोलो नॉट रीजनेबली सर्टेन है कि कस्टमर पैसे देंगे या नहीं देंगे, ये पता ही नहीं है, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? नहीं। वो केस में कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? जब एक्चुअली रिस्की होगा। तो आईसीआई ने यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर लिखा, एक बार यस भी लिखा, एक बार नो भी लिखा। तुमको भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लिख के आएंगे, जमेगा क्या? बोलो रे यस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेलवे के पास मैंने क्लेम लॉन्च किया। अब देखो क्लेम था मार्च X1 में लॉन्च किया, लेकिन क्लेम अप्रूव कब हुआ? X3। जब क्लेम लॉन्च कर रहा था मेरे को पता था क्या कितने पैसे आएंगे? नहीं। मैंने 2 लाख का क्लेम बोल तो दिया ऐसे कि मेरे को 2 लाख का क्लेम चाहिए, लेकिन अब मेरे को पता था क्या कितने पैसे आएंगे? नहीं। फ्यूचर में आए कितने पैसे? 1.5 लाख। तो मैं रेवेन्यू 1.5 लाख का कब रिकॉग्नाइज करूंगा? जब एक्चुअली पेमेंट आई। क्योंकि जब मैंने क्लेम लॉन्च किया तब सर्टेन था क्या? नहीं। जब मैंने क्लेम लॉन्च किया था तब सर्टेन ही नहीं था। सर्टेन कब हुआ? जब एक्चुअल में पैसे आ गए। तो कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा? जब पैसे आए। इसमें AS5 का एक पॉइंट दिया होता, मैंने तुमको बोला AS5 के साथ वो एक बार बता दूंगा। बोलो जम रहा क्या पक्का? यस। ठीक है। उसके बाद क्या था? GH सेल्स टेलीविजन, वही वाला क्वेश्चन था। CI बेसिस, ये क्वेश्चन में देखेंगे तुम तो इंश्योरेंस और फ्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेल कर रहा उसकी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने वाले के कंट्री तक गुड्स पहुंचाना। तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब कर दूंगा? बोलो मेरे जब गुड्स शिप हो गए या फिर जब सामने वाले के पास पहुंच गए? सामने वाले के पास पहुंच गए, यानी अपन ने पढ़ा था पोर्ट ऑफ एंट्री, लेकिन यहाँ पे पोर्ट ऑफ एंट्री का नाम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर या फिर गुड्स अराइव एट द कस्टमर प्रीमाइसेस। जमरा क्या पक्का? बोलो रे यस। कस्टमर के प्रीमाइसेस पे पहुंच गए, उसके बाद मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा क्या? यस। अगर यहीं पे FOB बेसिस होता तो कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता? व्हेन गुड्स आर शिप्ड। अगर FOB बेसिस होता कब रिकॉग्नाइज करता? व्हेन गुड्स आर शिप्ड। ठीक है। मेघना वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा, एक बार तुम देख लेना। क्विकली बताओ तो देखो, बायर के रिक्वेस्ट पे मैंने डिलीवरी पोस्टपोन की, 20 मार्च को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं या 10 अप्रैल को? 20 मार्च। बरोबर है क्या? यस। क्योंकि 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या था? डिलीवरी डिलेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, सेपरेटली आइडेंटिफाइड और गुड्स आर रेडी। अगर तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो मैं कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा? 20 मार्च को। कंसाइनमेंट बेसिस में 20% बिके नहीं 80% बिके, तो 100% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं या 80%? सिर्फ 80%। थर्ड पार्टी को जितना सोल्व हुआ उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 3 मंथ्स का टाइम था, लेकिन 1 महीने बाद ही उन्होंने 75% एक्सेप्ट कर लिया, तो 75% 1 महीने बाद ही रिकॉग्नाइज कर दो। बचे हुए 25% का कुछ बोला ही नहीं, तो बचे हुए 25% कब रिकॉग्नाइज करूंगा? 3 महीने बाद में। ठीक है। अच्छा, 7,80,000 की सेल है, 5% ट्रेड डिस्काउंट, कैश सेल है, कोई दिमाग लगाने का है कैश डिस्काउंट का? नहीं। सीधा सीधा क्या माइनस कर दो? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। जमरा क्या पक्का? बोलो रे यस। उसके बाद मशीन 1 मशीन 2 का क्वेश्चन था। दोनों भी मशीन, देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, दोनों भी मशीन इन्होंने कब एक्सेप्ट कर लिया? 31 मार्च 20X1। मशीन 1 का सेल प्राइस था 3,20,000, मशीन 2 का सेल प्राइस था 3 लाख। मशीन 2 में 10,000 इंस्टॉलेशन था। ये वाले मशीन का इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स था और ये वाले मशीन का इंस्टॉलेशन सिंपल था। अब इन्होंने क्या किया, आईसीआई ने क्वेश्चन में मशीन का तो दोनों भी केस में रेवेन्यू बुक कर लिया, क्योंकि दोनों मशीन एक्सेप्ट कर ली थी क्या सामने वाली कंपनी ने? यस। इन्होंने इंस्टॉलेशन वाला जो रेवेन्यू था वो कब रिकॉग्नाइज किया? जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ अप्रैल में, तो इन्होंने इंस्टॉलेशन वाला रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर दिया था? बोलो रे अप्रैल में। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। यहाँ पे अपन ने फटाफट पूरा एस रिवाइज किया, उसके साथ साथ पूरे क्वेश्चंस भी रिवाइज कर दिए। एक बार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देख रखे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, चलो लेट्स एंड द वीडियो।